दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हम लोग में। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे अगले जो भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, भारत को एक अपना नया उपराष्ट्रपति मिल गया है और सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए और के कैंडिडेट थे और अब वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनको निर्वाचित घोषित किया गया है। आज सुबह 10 बजे कांग्रेस के पद के लिए संसद के सेकेंड फ्लोर पर वोटिंग शुरू हुई और सभी मोस्टली सभी सदस्यों ने वोट दिया। कुल इलेक्टर्स जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के सारे सदस्य होते हैं, इनमें जो मनोनीत सदस्य राज्यसभा में होते हैं वो भी होते हैं। इसमें से करीब तो ये सब मिलाकर कुछ वैकेंसीज थी राज्यसभा में, और लोकसभा में 5 और एक 6 वैकेंसीज थी। तो कुल मिलाकर 781 इलेक्टर्स थे, यानी 700 मतदाता जो थे 781 थे। इनमें से 767 ने वोट किया, यानी कि 14 लोगों ने वोट नहीं किया, जो कि जैसा कि पहले से घोषित किया गया था कि वाईएसआर और कांग्रेस और बीजू जनता दल के लोग एब्सेंट रहेंगे। इसके अलावा शायद एक सांसद शिरोमणि अकाली दल के भी ऐसे अनुपस्थित रहे, उनका ये निर्णय रहा था। तो कुल मिलाकर 767 लोगों ने वोट किया, जो कि अगर परसेंटेज देखा जाए तो 98.2% बैठता है। 767 वोटों में से 15 वोट इनवैलिड खारिज घोषित किए गए और 752 सही वोट पाए गए। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि सांसद तक बराबर वोट नहीं कर पाते और उनके वोट इनवैलिड घोषित हो जाते हैं। एक्चुअली इसके पहले उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरह वोट करना है, और उसमें ये बताया जाता था कि कहाँ आपको फर्स्ट प्रेफरेंस लिखना और कहाँ आपको सेकंड प्रेफरेंस लिखना। तो यदि आपने वो बराबर नहीं लिखा तो फिर आपका वोट अवैध घोषित होगा। तो 15 ऐसे सांसद थे, या हो सकता है उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया हो। तो इसको एक क्रॉस वोटिंग की तरह भी लिया जा सकता है कि उन्होंने जानबूझ के किया हो, ताकि वो जो उनकी पार्टी का कैंडिडेट है उसको उनके वोट कम मिले। हो सकता है ये एक स्वाभाविक गलती भी हो, पर अगर देखा जाए कि चुने हुए सांसद जिनको पूरी प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए, उनके वो 15 सांसदों के वोट इनवैलिड होंगे, तो ये वास्तव में एक चिंताजनक बात है। तो इनमें से जो हुए वोट, उनमें से 300 वोट सुदर्शन रेड्डी को मिले, जो कि अपोजिशन इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट थे, और 452 वोट मिले सीपी राधाकृष्णन को। उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, और उन्हें उन्हें नियमों के अनुसार विजेता घोषित कर दिया गया। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो अपोजिशन के जो 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 वोट बीजेपी या एनडीए की स्ट्रेंथ थी वो तो 440 थी, यानी उनको अपनी स्ट्रेंथ से करीब 12 वोट ज्यादा मिले। और इसके अलावा जो 15 वोट खारिज हो गए, तो यदि उनको भी अपोजिशन के माना जाए क्योंकि अपोजिशन की स्ट्रेंथ से कम मिले, तो फिर डेफिनेटली क्रॉस वोटिंग तो हुई है। और क्योंकि इसमें कोई व्हिप जारी नहीं किया जाता है, गुप्त मतदान होता है, और इसमें जैसा कि विधानसभाओं में राज्यसभा सदस्यों के सदस्यों के लिए वोटिंग होती है कि जब वोट देते वक्त वो अपने जो एजेंट होता है उसको वो दिखा सकता है कि हमने किसको वोट दिया। तो वो सुविधा इसमें उपलब्ध नहीं है। तो ये कहा नहीं जा सकता कि किन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन क्रॉस वोटिंग तो जरूर हुई, और ये इंडिया ब्लॉक के लिए एक तरह से एक झटका है क्रॉस। और इसके अलावा अगर देखें तो आप इंडिया ब्लॉक जो अपोजिशन के वोट, जो अकाली दल, वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल ने नहीं एब्सेंट रहने का फैसला किया, तो वो भी एक तरह से एक ये अपोजिशन यूनिटी के लिए थोड़ी खतरे की बात है। उनको भी माना जाएगा कि वो वोट एनडीए को ही पड़े हैं। तो इस तरह से जैसा आशा था, कोई भी अपसेट नहीं हुआ। और एक बात, बहुत बड़ी बड़ी बात कही जा रही थी कि आज सुबह ही अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा। वो अंतरात्मा की आवाज की बात कर रहे थे। तो अंतरात्मा की क्या आवाज, मतलब कहाँ असंतोष था बीजेपी या एनडीए के सदस्यों में? हाँ, लोग जरूर अटकलें लगाए थे कि चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उनके लोग वोट क्रॉस वोट कर देंगे, वोट खरा उनके खिलाफ देंगे, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश का तेलुगु बिड्डा है इस नाम से। तो तेलुगु बिड्डा तो जगनमोहन रेड्डी भी है। तो जब इतने क्रूरता से चंद्रबाबू नायडू जगन मोहन का और जगन मोहन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू का विरोध कर सकते हैं, तो फिर उसमें कोई राष्ट्र उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट देने में इस तरह की कोई बात आनी ही नहीं चाहिए थी, और आई भी नहीं। और ऐसा ही मेरे ख्याल से डीएमके की तरफ, डीएमके के सदस्यों का भी हो, या हो सकता है डीएमके के कुछ सदस्यों ने तमिलियन के लिए वोट किया हो। तो कुल मिला के मामला यह है कि रिजल्ट से ये लगता है कि संसदीय स्थिति में एनडीए थोड़ा मजबूत हुआ है, और जो थोड़ा हल्का फुल्का धक्का
जरूर अपोजिशन पार्टी को पड़ा है। इसका विशेष बहुत कुछ एनालिसिस किया जाएगा और हो सकता है बाद में ये भी पता लग जाए कि किन लोगों ने, जो कि मुश्किल है, वोट क्रॉस वोट किया है। बट कुल मिलाकर बात यह है कि 15, कम से कम 15 लोग, 12 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है इंडिया गठबंधन के लिए या अपोजिशन के लोगों ने बीजेपी के फेवर में। और 15 वोट खारिज कर दिए गए। तो ये दो मुख्य बातें हैं इसकी। बाकी तो ये पहले से ही फॉरगोन कंक्लूजन था कि सीपी राधाकृष्णन ही जीतेंगे। गणित उनके पक्ष में थी। इंटरेस्टिंग देखना इतना ही था कि कितनी क्रॉस वोटिंग होती है, और वो जो फिगर सामने आया कि 15 तो इनवैलिड हुए, 12 लोगों ने 14 लोगों ने वोट नहीं दिया, 15 वोट इनवैलिड हुए, और 12 एनडीए को अपने स्ट्रेंथ से ज्यादा वोट मिले। तो ये अभी तक का विश्लेषण, इस पे काफी चर्चा होगी। और जबकि ऐसा कोई विषय नहीं है चर्चा होने का। और देखते हैं कि किस तरह से सीपी राधाकृष्णन लोकसभा राज्यसभा को चलाते हैं भविष्य में। क्या वो जगदीश धनखड़ के तरह ही चलाएंगे, वेंकटा नायडू की तरह ही चलाएंगे, या फिर एक अपना नया इतिहास रचेंगे, नई स्टाइल दिखाएंगे। तो इस अंक में, तुरंत अंक में इतना ही। आशा आपको ये बातचीत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बनने के लिए। जय श्री राम।